इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। पहाड़ी जिलों को 2 दिन तक फिर नहीं मिलेगी राहत। आज और कल 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल में होगी भारी बारिश। बीजेपी विधायक महेश नेगी मामले में नया मोड़। महिला ने विधायक पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। विधायक ने कहा मामले में हो रही है घिनौनी राजनीति। टिहरी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। कंडीसौड़ में डोबन सरोट मार्ग पर हुआ था हादसा। ऋषिकेश से घनसाली जा रहे थे सभी लोग। रिवर्स पलायन को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने गैरसैंण में ली जमीन। कहा सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को करना होगा रिवर्स पलायन। विपक्षी दलों ने भी किया स्वागत। के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए यह अलर्ट जारी किया है। राज्य के 4 जिलों पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल जिले में भारी बारिश होगी। सभी डीएम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही SDRF के साथ ही NDRF और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। तो आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। यूं तो पहले भी बारिश ने तबाही मचाई, लेकिन 2 दिन और काफी मुश्किलों भरे, खासतौर से 4 जिले। अल्मोड़ा के सल्ट के बुढ़ाकोट में नदी में फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों लोग देवता गदेरे में तेज बहाव के बीच फंस गए थे, जिन्हें पुलिस और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बामुश्किल इन्हें रेस्क्यू किया गया। प्रदेश भर में बारिश के बाद तबाही जारी है और कई जगहों से बेहद ही डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। चमोली में भी तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई। कर्णप्रयाग के पास लगातार भूस्खलन हुआ और बद्रीनाथ हाईवे बंद है। पहाड़ों से भारी भूस्खलन भी हो रहा है और तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। पिछले 3 दिन से ही इस इलाके में पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। बोल्डर और मलबा लगातार गिरने से रोड भी लगातार ब्लॉक हो रही है। हाईवे पर मशीनों के जरिए मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन बार बार मलबा आने से रोड खोलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे लगातार खतरनाक बना हुआ है। लगातार पत्थर गिर रहे हैं। चमोली में गौचर के पास एक बार फिर से पहाड़ी भरभरा कर गिर गई। ITBP कैंप के पास की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ब्लॉक हो रही हैं यहाँ की सड़कें, पहाड़ी दरक रही हैं। कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं। इस दौरान जो है एक कार भी मलबे की चपेट में आ गई। हालांकि तुरंत कार को वहां से हटाया गया, लोगों को निकाला गया। काफी देर बाद मशीनों से मलबे को हटाया गया और हाईवे को खोला गया। बीस दिन बाद पिथौरागढ़ के जौल जीबी से मदकोट तक आवाजाही बहाल हो गई है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डूगरी गांव के करीब 50 मीटर लंबा बैली ब्रिज बना लिया है। इस जगह में बैली ब्रिज 27 जुलाई को आई आसमानी आफत की भेंट चढ़ गया था और इसकी वजह से जौल जीबी से मदकोट तक का इलाका पूरी तरह से कटा हुआ था। साथ ही BRO ने बॉर्डर की इस रोड को किरकुटिया तक भी जोड़ दिया है, जिसके बाद मुंसियारी से जौल जीबी तक गाड़ियों की आवाजाही को जो है वो हो सकेगी। मुंसियारी से जौल जीबी तक की आवाजाही करीब 1 महीने से बंद थी। BRO के इस पुल के बनने से जौल जीबी से हम लुमती तक पहुंच गए हैं और लुमती में एक बहुत बड़ा स्लाइड है जिसे अगले 2 दिनों में हम क्लियर कर लेंगे। तो हमारी रोड जौल जीबी से सीधा किरकुटिया तक पहुंच जाएगी। किरकुटिया में हमने PWD रोड के साथ लिंक कर दिया है, जिससे मुंसियारी तक रोड सीधे पहुंच जाएगा। उधर उत्तराखंड में पलायन हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। फिर चाहे वो युवाओं से खाली होता पहाड़ हो या फिर नेताओं का एक एक कर मैदान की ओर पलायन करने का मामला रहा हो। गैरसैंण से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिवर्स पलायन का मुद्दा छेड़ा तो एक बार फिर से इस पर बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में कहा है कि सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही रिवर्स पलायन करना होगा। गैरसैंण के सारकोट में जमीन खरीदकर मुख्यमंत्री ने खुद से रिवर्स पलायन की
शुरुआत के संकेत दे दिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और मुझे लगता है कि जब ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया गया है तो उसके अनुरूप कुछ प्रयास होने चाहिए और मुख्यमंत्री के नाते मैंने उसकी शुरुआत की है गैरसैंण में भूमिधर बन करके। सीएम के बयान की अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने काफी तारीफ की। उनका कहना है कि जब तक नेता पहाड़ का रुख नहीं करेंगे तो पहाड़ की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि यदि राज्य बनने के साथ ही राजधानी गैरसैंण बना दी होती तो पलायन ही नहीं होता। ऐसे गढ़वाल के पूरे देहरादून हरिद्वार में आके हैं, जब वो वहां रहेंगे ही नहीं, वहां की चिंता ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। वहां रहने से वहां के कष्टों को फील करेंगे मन में, तो उसका विकास करने की प्रयास करेंगे। तो ये अच्छी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। धीरे धीरे इसमें हमको चिंता भी करनी चाहिए, सोचना भी पड़ेगा। जब पलायन तभी रुकेगा जब स्वयं जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान देंगे। बाकी लोग भी निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोगों को भी और सभी राजनीतिक दलों को भी करना चाहिए। मेरा ये मानना है उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ में होगी तो पहाड़ का भला होगा। सुनील हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, ठीक है जमीन ले रहे हैं, पलायन की हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा चिंता भी की जा रही है, लेकिन सवाल जो है वो ये कि क्या ये चुनावों की वजह से एकदम से हृदय परिवर्तन हुआ है? देखिए जीनत, इसके बड़े पॉलिटिकल मायने हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में गैरसैंण जनभावना का एक मुद्दा रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा रहा है, उसी तरह से माइग्रेशन यहाँ पर एक बड़ी समस्या रही है सालों से, दशकों से। अभी हाल में ही 14 अगस्त को पलायन आयोग ने खुद चमोली जिले की जो रिपोर्ट सौंपी सामाजिक, आर्थिक और माइग्रेशन को लेकर, वो रिपोर्ट बताती है कि चमोली जिले में पिछले 10 सालों में 2011 के बाद करीब 32,000 के आसपास लोग अस्थायी तौर पर वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं और करीब 14,000 लोग परमानेंटली वहाँ से माइग्रेशन कर चुके हैं चमोली से। लगातार राज्य सरकार ये प्रयास करती रही है कि राज्य में रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा मिले, लोग वापस आएँ अपने घरों की ओर, अपनी जड़ों से जुड़ें। तो इसको देखते हुए जब मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में जो ज़मीन खरीदी, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि मैं यहाँ का व्यक्तिगत तौर पर यहाँ का भूमिधर बन गया हूँ, तो एक संदेश देने की भी एक कोशिश की गई है उन तमाम लोगों को। खासकर मुख्यमंत्री ने ये भी बात मेंशन की है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए। तो एक तो इसका इमोशनल भी एक इम्पैक्ट है, लोगों के पास एक मैसेज जाएगा। जनप्रतिनिधियों को अब कहीं ना कहीं एक बार सोचना होगा जब वो पॉलिटिकल ग्राउंड पर उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे, कि वो कितना पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि प्रदेश का कोई भी नेता, चाहे वो सुदूर चमोली से हो, उत्तरकाशी से हो या पिथौरागढ़ से हो, लेकिन उसकी ज़मीनें देहरादून में हैं, उसके आवास देहरादून में है, उसके घर यहाँ पर देहरादून में बनाए। कुमाऊं से अधिकांश लोग हल्द्वानी और तराई के क्षेत्रों में शिफ्ट हो गए, तो गढ़वाल से हम देखते हैं कि लोग देहरादून, कोरदार जैसी जगहों पर शिफ्ट हो गए। दूसरा जो इसका पॉलिटिकल माइलेज जो माना जा रहा है, वो जीनत ये भी रहा है कि अगर हम 2019 का लोकसभा चुनाव भी देखें तो प्रचंड मोदी लहर के बावजूद भी पहाड़ों से अगर हम मत प्रतिशत देखते हैं तो कांग्रेस तब भी ठीक ठाक पोजीशन में रही है पहाड़ों में। शहरों में जरूर भाजपा का अपना जो मत प्रतिशत है वो बड़ा रहा है। तो ये भी एक गेन करने की कोशिश मानी जा सकती है कि पहाड़ के जो पॉकेट्स जहां पर भाजपा कमजोर है, वहां पर इसका इमोशनली एक फायदा भाजपा को आने वाले समय में मिल सकता है, ऐसा माना जाता है। ठीक कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता भी सब समझती है। चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आप देखते हैं हरीश रावत जाते हैं और देख कर आते हैं कि मैं सरकार ढूंढने जा रहा हूँ, या फिर अब जमीन लेकर जो बात हो रही है। बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। मनरेगा पहाड़ में रोजगार का एक बड़ा जरिया है और सरकार भी प्रवासियों को मनरेगा से जोड़ रही है। हालांकि पहाड़ में पहले तो मनरेगा में रोजगार मिलने का संकट है। अगर मिल भी रहा है तो मनरेगा के मानकों की अगर बात करें तो मजदूर दूरी बना रहे हैं इससे। प्रवासियों के रोजगार के लिए सरकार का बड़ा हथियार मनरेगा योजना पर पहाड़ में सवाल उठने लगे हैं। पहाड़ों पर प्रवासी हो या स्थानीय बेरोजगार मनरेगा की मजदूरी से दूरी बनाने लगे हैं। मनरेगा के तहत न तो मजदूरों को 100 दिन का काम मिल रहा है और न ही ठीक ठाक मजदूरी। मजदूरों की मांग है कि 300 दिन का रोजगार दिया जाए। मनरेगा में एक तो दिहाड़ी कम है और काम तो पूरा ही है। आदमी मेहनत पूरी कर रहा है, पैसा कम है।
आदमी 4 लोग खाने वाले हैं तो उसके हिसाब से तो बहुत ही कम है, नहीं मिल पाता। 100 ही दिन का रोजगार है इसमें। दरअसल कोरोना से लौटे लाखों प्रवासियों के लिए सरकार की मनरेगा योजना में व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जिसमें गांव में ही होने वाले कामों में 100 दिन का ही रोजगार देने की बात हो या फिर मजदूरों को पैसे कैसे देने की हो, जिसे लेकर लोग योजना में बदलाव की मांग कर रहे हैं। और जो 100 दिन करते हैं उनको कम से कम 200 दिन करें, तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा सशक्त माध्यम होगा पलायन रोकने का। इससे सशक्त माध्यम कुछ नहीं हो सकता। और अभी भी जो प्रवासी आ रहे हैं, अगर उनको हमने 100 दिन रोजगार दे दिया, 100 दिन के जैसे ज़्यादा नहीं दे सकते, तो ऐसे में फिर उनके सामने भुखमरी का संकट है। सरकार की मनरेगा योजना में हो रही दिक्कतों के बहाने कांग्रेस भी सरकार के लोगों को रोजगार देने की योजना पर तंज कसने लगी है। रोजगार के नाम पर आप मनरेगा की ओढ़नी ओढ़ा करके अपने कर्तव्य को पूरा क्यों समझ रहे हैं? बहुत कुछ करने को बाकी है। और आपने जो हमने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर आप अमल नहीं कर रहे हैं। आप केवल मनरेगा का और एक बीरबल की खिचड़ी पक रही है, वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की। स्वरोजगार योजना कहीं पे दिखाई दे रही है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो मैं कह रहा हूँ कि बीरबल साहब जरा सा नीचे नीचे ले आइए, खिचड़ी की खुशबू हम भी सूंघ लेंगे। बहरहाल मनरेगा की व्यवहारिक दिक्कतों को दूर नहीं किया गया तो योजना सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और टिहरी से खबर आ रही है, जहां हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इलाज के दौरान तीसरे घायल ने दम तोड़ दिया है। घटना टिहरी के कंडी सौड़ के डोबन सरोड मार्ग की है। तो टिहरी से खबर आप देख रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी कंडी सौड़ के डोबन सरोड मार्ग की ये घटना है। ऋषिकेश से घनसाली जा रहे थे ये सभी लोग। उत्तराखंड के द्वाराहाट विधानसभा से बीजेपी विधायक महेश नेगी के प्रीति बिष्ट नाम की महिला के साथ कथित संबंध होने के मामले में रविवार को नया मोड़ आ गया। विधायक की पत्नी रीता नेगी ने देहरादून के एसएसपी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें आशंका जताई गई है कि आरोपी महिला अपने को फंसता देख बच्चों के साथ कुछ गलत कर सकती है। विधायक की पत्नी ने शुक्रवार यानी 14 अगस्त को प्रीति के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया है कि महिला विधायक पर शोषण का आरोप न लगाने की एवज में 5 करोड़ रुपए मांग रही है। इस घटना के एक दिन बाद यानी शनिवार 15 अगस्त को आरोपी ने देहरादून एसएसपी को चिट्ठी लिखकर विधायक के खिलाफ जांच करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। प्रीति ने दावा किया है कि विधायक ने उसके नैनीताल, दिल्ली, नेपाल में शारीरिक शोषण किया। महिला ने दोहराया कि उसके बच्ची के पिता विधायक महेश नेगी ही हैं, लिहाजा कोर्ट के माध्यम से बच्ची का डीएनए टेस्ट भी करवाया जाए। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों पर विधायक महेश नेगी ने कहा है कि मुद्दे को डायवर्ट करने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है। मैं डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। मेरे खिलाफ घिनौनी राजनीति हो रही है। मुझ पर लगे आरोपों का मामला जो है वो गलत है और ये बेसिकली पूरी कोशिश जो है मुद्दे को डायवर्ट करने के लिए की जा रही है। उधर हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी के परिजनों का 8 महीने का इंतजार खत्म हो गया। सेना को 11वीं गढ़वाल फोन से खबर किया कि हमें डेड बॉडी मिल चुकी है, तो एक तरह से मतलब दिल को थोड़ा सुकून भी हुआ कि चलो जैसा भी मिला, जिस हाल में भी मिला, कम से कम बॉडी मिल गई तो परिवार को तसल्ली मिल जाएगी। हालांकि परिवार को ये सुकून भी है कि अब वो शहीद राजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज से कर पाएंगे। पहाड़ के जिस हिसाब से वो होता, हम उसका क्रियाक्रम जो भी कराएंगे अपने हिसाब से कर सकते हैं और खुशी दिल से कर सकते हैं। अगर बिना सबूत का हम नहीं कर पाते, अगर कर भी देते तो हमारे दिल में हमेशा एक दुविधा रहती कि यार वो मरा होगा या जिंदा होगा। लेकिन अभी हमको कंफर्म हो गया, तो हम उसका जो भी करना होगा, दाह संस्कार वगैरह जो गढ़वाल के रीति रिवाज होते हैं, उसको पूरी तरीके से करेंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसे किसी शहीद जवान का शव मिला हो। इससे पहले महाराष्ट्र के रहने वाले टीवी पाटिल का शव 21 साल बाद सियाचिन में मिला था और 18 साल बाद राजपूत बटालियन के जवान गया प्रसाद का भी शव गश्त के दौरान मिला था। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।